हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट गांव के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट विलेजेस और कुछ ऐसे कस्बे टाउन्स जो फल फूल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जिनमें डेवलपमेंट हो रहा था। तो हमेशा हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग एक कहानी के साथ होती है। प्रभाकर एक बार कहाँ जाता है, एक लोहार की दुकान पे जाता है और वो देखता है एक बेंच पे तरह तरह की चीजें, टूल्स बनी हुई रखी है बेंच पे बेचने के लिए, है ना। और वो ये भी देखता है कि दो लोग आग के पास बैठे हैं और आयरन की रॉड्स को हीट कर रहे हैं और मार रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं। यहाँ पर काफी गर्मी है और आवाजें भी आ रही हैं। वो सोच रहा है दरअसल यहाँ हो क्या रहा है। It was fascinating to watch what was happening, और उसको काफी मजा भी आ रहा है और सोच रहा है कि हो क्या रहा है। तो आइए देखते हैं आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में। आज के टाइम पे हम आयरन और आयरन से बनी हुई चीजें, स्टील वगैरह, जो इनके अंदर भी आयरन होता है, क्योंकि आपको बता दूं स्टील के अंदर भी बेटा आयरन होता है। तो हम ना आजकल इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब इतना सोचते नहीं है, आयरन ही तो है, नॉर्मल सी चीज समझते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि आयरन पहले के लोग 3000 साल पहले की बात करी जाए अगर सब कॉन्टिनेंट में, तो आयरन के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि लोहे जैसी कोई चीज भी होती है। अब यहाँ पर वर्ड आया है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो आसपास के एरियाज हैं सारे आ जाएंगे। तो 3000 साल पहले हमें यूज पता पड़ा किसका, आयरन का, लोहे का, है ना। और हमें कुछ ऐसे जो देखो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो यही तो करते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। चैप्टर 4 में हमने मेगालिथिक बरियल्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमें सबसे ज्यादा कलेक्शन मिला है आयरन टूल्स का, मतलब इतने पुराने टाइम पे लोग यूज करते थे लोहे का। ये हमें चैप्टर 4 के मेगालिथिक बरियल से पता पड़ता है। अब लगभग 2500 साल पहले की बात है, 2500 ईयर्स एगो की बात है कि कुछ सबूत हमें मिले हैं कि लोग आयरन से बनी हुई चीजों का यूज करते थे, जैसे कि वो कुल्हाड़ी बनाते थे, प्लॉवशेयर बनाते थे, उन्हें जंगल काटने होते थे, फील्ड में काम करना होता था ना, मिट्टी को जोतना वगैरह, तो इसके लिए वो लोहे के आइटम्स बनाना उन्हें स्टार्ट कर दिया था, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, ठीक है। और प्लॉवशेयर यूज करने की वजह से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, क्योंकि पहले क्या होता था, प्लॉवशेयर लकड़ी का होता था, लकड़ी से मिट्टी को पलटना या मिट्टी खोदना उतना आसान नहीं है जितना लोहे से होता है। अब लोहा आ गया तो जो काम है एग्रीकल्चर का वो तेजी से बढ़ने लग गया। अब यहाँ पहले फिगर भी देख लेते हैं। आयरन टूल्स, हियर इज अ सेट ऑफ कैप्शन, चूज द राइट वन फॉर ईच पिक्चर्स। देखो सिकल, टोंग्स और एक्स, हमें क्या क्या चीजें दी हैं, 3 चीज दी हैं, सिकल, टोंग्स और एक्स। अब ये बताना है क्या क्या है इनमें से, सिकल कौन सा है, टोंग कौन सा और एक्स कौन सा है, ठीक है। अब ये आपका काम है, टोंग तो ये है, अब इन दोनों से बताइए सिकल कौन सा और एक्स कौन सा है। नहीं पता होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब देखो हमारे पास लोहा आ गया है, हमारे पास औजार आ गए हैं यानी टूल्स, लेकिन अगर हमें किसी खेत की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मतलब अगर किसी खेत में 10 किलो अनाज उग रहा है, अगर हमें उसे 100 या 200 किलो अनाज उगाना है उस खेत से, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई मतलब इरिगेशन, पानी देना पड़ेगा। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. अभी इससे पहले चैप्टर्स में अशोका के बारे में बताया, उससे पहले महाजनपद के बारे में बताया। तो ये जो किंग और किंगडम्स हैं, ये इतने फल फूल क्यों रहे थे, इनमें इतनी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि गांव फल फूल रहे थे, है ना। क्या हो रहा था, while new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है इरिगेशन होने लग गया, इरिगेशन के लिए काफी सारे काम होने लग गए, जैसे कि नहर बनाने लग गए राजा वगैरह, कुएं बना दिए, टैंक बना दिए और आर्टिफिशियल झीलें भी बना दी, जिनमें जब बारिश हो तो पानी सेव हो जाए, पानी भर जाए, और जब गर्मियों के टाइम में लोग उस पानी का यूज कर सकें। If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned.
अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो कुछ ऐसी स्टेजेस बताई गई हैं कि हमने सिंचाई में किस प्रकार से मतलब क्या क्या स्टेजेस आएंगे इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में। फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब आपको बाकी जो जगह जैसे 3 खाली है, 5 खाली है, 6 खाली है, तो इन ब्लैंक को हमें भरना है, ठीक है, इन फ्रेजेस की मदद से। इसमें पहला पॉइंट है किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज पैलेसेस फोर्ट्स। किंग को पैसे की जरूरत थी अपनी आर्मी तैनात करके रखने के लिए, महल बनाने के लिए, किले बनाने के लिए। तो वो क्या करते थे, फार्मर से टैक्सेस लेते थे। अब इसमें क्या आएगा, टैक्सेस लेते थे, तो इसमें आई थिंक थर्ड पॉइंट आना चाहिए ना कि फार्मर्स को टैक्स देने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अब उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाया तो क्या हो गया, प्रोडक्शन तभी बढ़ पाएगा जब इरिगेशन होगा। तो दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई इरिगेशन की बात। तो किंग क्या करेगा, किंग प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। तो यहाँ फिफ्थ में आप ये लिख दोगे कि इरिगेशन से ही हो पाएगा। तो किंग थोड़ा सा मनी देगा कि आप ऐसे ऐसे इरिगेशन कर लो, और प्लान करेगा कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नहर करवा सकते हैं, कुएं खुदवा सकते हैं, इस तरीके से। अब क्या हो गया, यहाँ पर किंग की बात भी हो गई और यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो लेबर भी तो होनी चाहिए, ठीक है। सो एक सेकेंड, देखो इरिगेशन मिल गया, प्लान मिल गया, अब लेबर भी होनी चाहिए। लेबर किससे मिलेगी, पीपल से मिलेगी। ये सब मिल गया तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। अब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, फार्मर को भी बेनिफिट होगा क्योंकि प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। तो यहाँ पर हम 9 में लिख देंगे। इस प्रकार से हमने ये सारे जो ब्लैंक्स है उनको फिल कर दिया। अब ये बताइए कि विलेजेस में रहता कौन था, हु लिव्ड इन द विलेजेस। करीबन 3 प्रकार के डिफरेंट काइंड्स के लोग होते थे जो विलेजेस में रहते थे सदर्न एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। इन तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलार, ordinary ploughmen were known as ujhavar, and landless laborers including slaves were known as kadaisiyar and adimai। तो ये थोड़े से टिपिकल वर्ड हैं बिकॉज ये तमिल भाषा वाले वर्ड्स हैं और हम हिंदी में इनको बोल रहे हैं, तो स्पेलिंग ठीक रखना, प्रोनाउंसिएशन अब हम तो कर नहीं पाएंगे बिकॉज वी डोंट नो तमिल। सो जो लोग 3 प्रकार से कैटेगरी करी गई है। अगर तमिल की बात करें, तमिल के इलाके की, तो जो सबसे ज्यादा पैसे वाले जमीन वाले लोग होते थे उनको वेलालार कहते थे, वेलालार। और जो नॉर्मल आदमी होते थे जिनके पास नॉर्मल सा खेत होता था थोड़ा बहुत, उनको बोलते थे उजवार, जो हल भी जोतते थे, हल से काम करते थे। और जो बिल्कुल जिनके पास जमीन नहीं है, गुलाम होते थे, उनको कदई सियार या फिर अधिमई कहते थे। सो इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अब हम अगर नदर्न पार्ट की बात करें जाए, नदर्न स्टेट्स की अपनी, मतलब नदर्न इंडिया की, तो जो विलेज हेडमैन थे उनको बोला जाता था ग्राम भोजक। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, ठीक है, एक ही फैमिली से जो आदमी होता था उसी को ग्राम भोजक माना जाता था कई जनरेशन्स तक। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि ये हेरिडेटरी थी पोस्ट, मतलब पहले वो, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा ग्राम भोजक बनेगा। और ग्राम भोजक वही आदमी होता था जो जमींदार होता था, बड़ा जमींदार होता था, उस पर काफी ज्यादा जमीन होती थी और उसके पास बहुत सारे गुलाम होते थे, स्लेव्स होते थे, ऐसे लोग होते थे जिनको वो अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, फसल उगाने के लिए रखता था और कुछ पैसे दे देता थोड़े थोड़े बहुत। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village। अब इतना जमींदार है, पैसे वाला है, पहुंच है उसकी, गुलाम रख रखे हैं उसने अपने अंडर में, तो किंग भी उसको यूज करता था क्योंकि उसके पास पावर होती थी। किंग क्यों यूज करता था, ताकि वो गांव से टैक्स कलेक्ट कर सके। और तो और वो जज की तरह और कभी कभी एक पुलिसमैन की तरह भी काम करता था। ग्राम भोजक के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट फार्मर भी होते थे जिनके पास थोड़ा सा ही मतलब जमीन होता था, पर होता था, उनको गृहपतिस कहते थे, ठीक है। And there were men and women such as Dasa and Karmakara who did not own land। वही landless people जो गुलाम होते थे, तो दास दासी बोला जाता है ना, तो वही दास बोलते थे या कर्मकरा बोलते थे। और इनको दूसरों के फील्ड्स में जाके काम करना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ती थी और थोड़ा बहुत इसी से इनकी जिंदगी कटती थी।
ज्यादातर विलेजेस में क्या होता कि यहाँ पर कारीगर भी होते थे, जैसे लोहार हो गए, बर्तन बनाने वाला हो गया, है ना, लकड़ी से सामान बनाने वाला हो गया, कारपेंटर हो गया, या फिर कपड़े वाला हो गया, बुनाई वाला हो गया, जुलाहा हो गया, ये सारे कारीगर की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत सारे विलेजेस में क्राफ्ट पर्सन भी देखने को मिलते थे। इन द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस, क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर composed अराउंड 2300 years ago। तो जैसे साहित्य होता है ना, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, वैसे ही तमिल एक भाषा और तमिल का भी अपना लिटरेचर है, जिसमें संगम लिटरेचर के नाम से कॉम्पोजिशन करी गई है लगभग 2300 साल पहले। तो इसके अंदर क्या है, इसको संगम क्यों कहा गया है, क्योंकि these texts were called संगम because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as संगम of poets that were held in the city of मदुरई। क्योंकि इसको बनाने वाले कुछ बहुत सारे अलग अलग लोग थे, तो उनका संगम हो गया, मतलब उन लोग मिल गए और मिलके उन्होंने कॉम्पोजिशन किया, तो इसीलिए इसको संगम लिटरेचर कहते हैं। मदुरई में किया गया था ये। The Tamil terms mentioned above are found in संगम लिटरेचर। और जो पहले अभी हमने गृहपति, भोजक और करमकराज, ये जो शब्द पढ़े, ये हमें संगम लिटरेचर में देखने को मिल जाएंगे। और आगे जाके जब आप बड़े हो जाओगे तो संगम लिटरेचर के बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। संगम हम उसे भी तो कहते हैं जब इलाहाबाद में गंगा यमुना मिलती है, नदियां मिलती हैं, सरस्वती भी बोला जाता है कि वहां मिलती है, तो इन नदियां ये मिल रही हैं, तो यहाँ पर संगम हो रहा है। वैसे यहाँ पर अलग अलग लोग मिले, उनका संगम हुआ, उनने एक साहित्य की रचना कर दी, एक साहित्य लिख डाला, तो इसलिए उसको संगम लिटरेचर कहते हैं। कई लोगों के द्वारा मिलके लिखा गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। अब हम देखने वाले कुछ शहरों के बारे में, शहरों से जुड़ी कहानियां, वहां जो जो यात्री आए उन्होंने क्या लिखा उस शहर के बारे में, क्या उन्होंने सीखा, किस तरह की मूर्तियां हैं वहां पर, और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या वहां पर पाया। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकास। जातक कथाएं होती हैं, जातक कथाएं, तो वैसे ही जातक कथास के बारे में शायद आपने सुना होगा। ये कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो नॉर्मल पीपल के ऊपर लिखी हुई होती हैं, एंड इनको कौन लिखता था, बुद्धिस्ट मॉन्क होते, वो लिखते थे। जो बुद्ध लोग होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, वो लिखते थे। हियर इज अ पार्ट ऑफ जातका स्टोरी विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच। अब मैं आपको एक जातक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसके अंदर एक गरीब आदमी कैसे अमीर बन जाता है, वो है द क्लेवर पुअर मैन। एक चतुर गरीब व्यक्ति, है ना, क्लेवर मीन्स चतुर, थोड़ा चालाक टाइप का, और होना भी चाहिए आज के जमाने में। तो once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. एक बार एक गरीब व्यक्ति रहता है और वो क्या करता है कि मरा हुआ चूहा बेचता है, ठीक है, और उस मरे हुए चूहे को वो बिल्लियों के लिए बेचता है। तो जहाँ पर बिल्लियां होती हैं उनके लिए वो मरे हुए चूहे को बेचता है, और उसके बदले में उसको क्या होता है, सिक्का मिल जाता है। एक होटल में बेचता है वो। तो एक दिन क्या होता है कि वहां पर आंधी तूफान आ जाता है और जो राजा का गार्डन हो जाता है उसमें पूरे गार्डन में जो पत्तियां हैं और लीव्स हैं पूरी बिखर जाती हैं। आंधी तूफान में तो ऐसी गंदगी मच जाती है, और गार्डन में भी क्या होता है कि लॉस हो जाता है कि अब इसको कैसे हम जो गंदगी फैल गई है, मैस हो गया है, इसको कैसे साफ करेंगे। तो यंग मैन बोलता है कि मैं कर दूंगा क्लीन अप गार्डन, अगर आप क्या करोगे, मुझे ये लकड़ी और पत्तियां रखने दोगे। तो गार्डनर बोलता है कि ठीक है, मैं रखने दूंगा, क्योंकि राजा ने एक गार्डनर भी तो रखा होता है। तो गार्डनर बोलता है ठीक है, मैं रखने दूंगा। तो young men rounded up all the children who were playing with an offer of sweet for every stick and leaf that they could collect. तो यंग मैन क्या करता है, जितने भी बच्चे आसपास खेल रहे होते हैं उनसे कहता है कि आ जाओ मेरे साथ काम कराओ, हर एक डंडी पे तुम्हें मैं स्वीट दूंगा। In no time every scrap had been neatly piled near the entrance. Just then the king's potter was on the look out for fuel with which to bake his pots. So he took the whole lot and paid the young man for it. और थोड़ी देर में बच्चों की मदद से जितना भी स्क्रैप था वो सारा साफ हो जाता है,
एंड उसी के बाद क्या होता है, जो किंग का पॉटर होता है वॉज ऑन लुक आउट फॉर फ्यूल, वो फ्यूल की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसको बेक करना होता है कुछ पॉट्स को। तो वो सारे जितने भी होल लॉट होता है वो लकड़ियों का वो ले लेता है और यंग मैन को पे कर देता है। आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान, अब उसको पैसा तो मिल गया उन लकड़ियों से जो कि फ्री की लकड़ियां थी, अब उसके दिमाग में एक और प्लान आता है। He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. वो एक जार लेके जाता है सिटी के गेट पर और 500 जो घास काटने वाले लोग होते हैं उनको पानी ऑफर करता है, ठीक है। They were pleased and said, "You have done a good turn. Tell us what can we do for you." तो वो क्या बोलता है, जो पानी जिनको पिलाया जा रहा है घास काटने वाले लोग, कि आपने हमें पानी पिला के बहुत अच्छा काम किया, अब ये बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है, आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। क्या बोलता है वो, कि मैं आपको बताऊंगा जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी या महसूस होगी। फिर वो धीरे धीरे दोस्त बनाना स्टार्ट कर देता है, किनको, जो व्यापारी लोग होते हैं। एक दिन क्या होता है, ट्रेडर बोलता है उसको, टुमारो हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन with 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutters. उसका जो व्यापारी दोस्त होता है उसको बताता है कि कल क्या होने वाला है, एक व्यापारी आने वाला है जो घोड़ों का व्यापारी है और करीबन 500 घोड़े लेके आने वाला है। ये बात सुनकर वो 500 जो उसके दोस्त बने थे ग्रास कटर्स उसके पास पहुंच जाता है। He said, "Please give me a bundle of grass. And don't sell your grass till mine is sold." तो वो उन घास काटने वालों से बोलता है कि प्लीज मुझे एक घास का बंडल दे दो और जब तक मेरा बिक नहीं जाता अपना मत बेचना। वो सारे एग्री हो जाते हैं और अपने 500 लोग 500 बंडल उनको घास के मतलब उस आदमी को दे देते हैं। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. और अब भाई उसके घोड़े आ गए 500, घास बेचने वाला तो कोई है ही नहीं क्योंकि सारी घास तो वो खरीद के बैठा है। तो क्या होता है, वो इसका फायदा उठाता है और बोलता है 1000 कॉइन्स में उस घास को बेच देता है हॉर्स डीलर्स को। तो आप देख रहे हैं कितनी चतुराई से उसने कैसे पैसा कमाया। उसका कुछ भी नहीं गया, बस उसने कहीं से कुछ लिया कहीं बेचा, कहीं से कुछ लिया कहीं कहीं बेचा। तो ये एक कहानी है, जातक कथा जिसे कहते हैं। अब मैं आपको बाद में मिलूंगी और बताऊंगी आगे का। है द क्लेवर पुअर मैन, एक चतुर गरीब व्यक्ति है ना। क्लेवर मीन्स चतुर, थोड़ा चालाक टाइप का, और होना भी चाहिए आज के जमाने में। तो once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. एक बार एक गरीब व्यक्ति रहता है और वो क्या करता है कि मरा हुआ चूहा बेचता है, ठीक है। और उस मरे हुए चूहे को वो बिल्लियों के लिए बेचता है। तो जहाँ पर बिल्लियां होती हैं उनके लिए वो मरे हुए चूहे को बेचता है और उसके बदले में उसको क्या होता है, सिक्का मिल जाता है। एक होटल में बेचता है वो। तो एक दिन क्या होता है कि वहां पर आंधी तूफान आ जाता है और जो राजा का गार्डन हो जाता है उसमें पूरे गार्डन में जो पत्तियां हैं और लीव्स हैं पूरी बिखर जाती हैं। आंधी तूफान में तो ऐसी गंदगी मच जाती है और गार्डन में भी क्या होता है कि लॉस हो जाता है कि अब इसको कैसे हम जो गंदगी फैल गई है, मैस हो गया है, इसको कैसे साफ करेंगे। तो यंग मैन बोलता है कि मैं कर दूंगा क्लीन अप गार्डन, अगर आप क्या करोगे, मुझे ये लकड़ी और पत्तियां रखने दोगे। तो गार्डनर बोलता है कि ठीक है मैं रखने दूंगा, क्योंकि राजा ने एक गार्डनर भी तो रखा होता है। तो गार्डनर बोलता है ठीक है मैं रखने दूंगा। तो young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweet for every stick and leaf that they could collect. तो यंग मैन क्या करता है, जितने भी बच्चे आसपास खेल रहे होते हैं उनसे कहता है कि आ जाओ मेरे साथ काम कराओ, हर एक डंडी पे तुम्हें मैं स्वीट दूंगा। In no time every scrap had been neatly piled near the entrance. Just then the king's potter was on the look out for fuel with which to bake his pots. So he took the whole lot and paid the young man for it. और थोड़ी देर में बच्चों की मदद से जितना भी स्क्रैप था वो सारा साफ हो जाता है। एंड उसी के बाद क्या होता है, जो किंग का पॉटर होता है वॉज ऑन लुक आउट फॉर फ्यूल, वो फ्यूल की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसको
बेक करना होता है कुछ पॉट्स को, तो वो सारे जितने भी होल लॉट होता है वो लकड़ियों का वो ले लेता है और यंग मैन को पे कर देता है। आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब उसको पैसा तो मिल गया उन लकड़ियों से जो कि फ्री की लकड़ियां थी, अब उसके दिमाग में एक और प्लान आता है। He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. वो एक जार लेके जाता है सिटी के गेट पर और 500 जो घास काटने वाले लोग होते हैं उनको पानी ऑफर करता है, ठीक है। They were pleased and said, "You have done a good turn. Tell us what can we do for you." तो वो क्या बोलता है, जो पानी जिनको पिलाया जा रहा है घास काटने वाले लोग, कि आपने हमें पानी पिला के बहुत अच्छा काम किया, अब ये बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है, आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। क्या बोलता है वो, कि मैं आपको बताऊंगा जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी या महसूस होगी। फिर वो धीरे धीरे दोस्त बनाना स्टार्ट कर देता है। किनको, जो व्यापारी लोग होते हैं। एक दिन क्या होता है, ट्रेडर बोलता है उसको, टुमारो हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन with 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutters. उसका जो व्यापारी दोस्त होता है उसको बताता है कि कल क्या होने वाला है, एक व्यापारी आने वाला है जो घोड़ों का व्यापारी है और करीबन 500 घोड़े लेके आने वाला है। ये बात सुनकर वो 500 जो उसके दोस्त बने थे ग्रास कटर्स उसके पास पहुंच जाता है। He said, "Please give me a bundle of grass. And don't sell your grass till mine is sold." तो वो उन घास काटने वालों से बोलता है कि प्लीज मुझे एक घास का बंडल दे दो और जब तक मेरा बिक नहीं जाता अपना मत बेचना। वो सारे एग्री हो जाते हैं और अपने 500 लोग 500 बंडल उनको घास के मतलब उस आदमी को दे देते हैं। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. और अब भाई उसके घोड़े आ गए 500, घास बेचने वाला तो कोई है ही नहीं क्योंकि सारी घास तो वो खरीद के बैठा है। तो क्या होता है, वो इसका फायदा उठाता है और बोलता है 1000 कॉइन्स में उस घास को बेच देता है हॉर्स डीलर्स को। तो आप देख रहे हैं कितनी चतुराई से उसने कैसे पैसा कमाया। उसका कुछ भी नहीं गया, बस उसने कहीं से कुछ लिया कहीं बेचा, कहीं से कुछ लिया कहीं कहीं बेचा। तो ये एक कहानी है, जातक कथा जिसे कहते हैं। अब मैं आपको बाद में मिलूंगी और बताऊंगी आगे का। हमारे पास बहुत सारे और भी एविडेंस है जिनको हम यूज़ करके पता कर सकते हैं कि पहले की लाइफ किस प्रकार की होती थी। हम स्कल्पचर्स का भी को भी देख सकते हैं जो हमें पुराने मिले हैं कि लोग स्कल्पचर्स के द्वारा दिखा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी पहले कैसी हुआ करती थी। अब इन स्कल्पचर्स को वो लोग डेकोरेट करने के लिए चीज़ों को यूज़ करते थे। क्या डेकोरेट करते थे, क्या सजाते थे, रेलिंग्स को सजाते थे, खम्भों को यानी पिलर्स को, गेटवेज को सजाते थे जहाँ पर लोग ज़्यादा विजिट करते थे। यहाँ पर देखिए आपको ये दीवार दिखाई दे रही है। तो ये जो दीवार है अब ये किसकी बनी हुई है, मिट्टी की, ईंट की या फिर स्टोन की, आपको बताना है। ये सांची का व्यू है। सांची एक सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर जिसके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए, सांची में बहुत सारे स्तूप मिले हैं हमें बुद्ध धर्म से रिलेटेड। देखो बहुत सारी जो सिटीज़ हैं महाजनपद की वो 2500 साल पहले पुरानी है। उनकी राजधानी वहाँ पर थी, नहीं मतलब जो राजधानियाँ थी महाजनपद की वो 2500 साल पुरानी है, ठीक है। एंड चैप्टर 5 में हमने ये महाजनपद के बारे में पढ़ा था। 16 महाजनपद थे जिनमें सबसे बड़ा मगध था। और ये जो मगध हमने देखा, यहाँ पर जो सिटीज़ होती थी और इसके अलावा जो बाकी 15 थी इनको सराउंड किया जाता था, फोर्टिफिकेशन किया जाता था इनका, मतलब किला बना दिया जाता था। एक जगह पे जहाँ पर बहुत सारे घर हैं, एक पूरा घर मतलब सिटी बसा हुआ है, उसके चारों तरफ एक दीवार बड़ी सी बना दी जाती थी, ठीक है, ताकि कोई भी घुसपैठिया घुस ना पाए। और मेन बड़ा सा एक गेट होता था जिसपे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। बहुत सारी सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे मतलब उनको रोज मिले हैं, ठीक है, लाइंस मिली हैं पॉट्स की, सिरामिक रिंग्स की, अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप की भी रिंग्स मिली हुई हैं। दीज सीम टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट इन सम केसेस एंड एज ड्रेन एंड गार्बेज डंप। ऐसा लगता है जैसे इनको टॉयलेट की तरह यूज़ करते थे। सॉरी ये पिक्चर नहीं है।
जैसे टॉयलेट की तरह यूज़ करते थे या फिर नाली वगैरह जो होती हैं उसकी तरह यूज़ की जाती थी। We have hardly any remains of palaces, market or homes of ordinary people. लेकिन हमारे पास ना के बराबर हमें कुछ महल या मार्केट या जो आम आदमी का घर है उसके बारे में कुछ पता चल पाया है। अभी तो कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ नहीं है, होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ी की, मिट्टी की और थाच की बनी होती थी, तो ये चीज़ें ज़्यादा लंबा सरवाइव नहीं कर पाती हैं। लकड़ी भी गल जाती है एक टाइम के बाद, और मिट्टी की बनी हुई ईंटें तो वो तो आराम से ही गल जाएंगी, तो ये नहीं बच पाती। इतने लंबे टाइम की बात होगी, हज़ारों साल हो चुके हैं। अगर हम और भी कुछ फाइंड करना चाहते हैं सिटीज़ के बारे में, तो हम अकाउंट्स देख सकते हैं सेलर्स के, उन यात्रियों के जो कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे घूमने फिरने। तो उनके जब हम अकाउंट्स देखेंगे तो हमें बहुत कुछ पता पड़ जाएगा, क्योंकि जब वो यहाँ से घूम के गए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट्स दैट हैज़ बीन फाउंड बाय अननोन ग्रीक सेलर, एक मतलब ग्रीक के सेलर हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी तो नहीं है उनके नाम की, लेकिन उन्होंने बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में बताया है, क्योंकि वो बहुत सारे पोर्ट्स पे गए थे। पोर्ट्स आप समझते हो ना, बंदरगाह कहते हैं हिंदी में, जहाँ पर जहाज, पानी का जहाज आकर रुकता है। तो आपको मैप पे भरूच फाइंड करना है, भरूच कहाँ है, एंड उसके बारे में भी पढ़ना है। अब देखो, द स्टोरी ऑफ बरग्याजा, द ग्रीक नेम ऑफ भरूच। तो ग्रीक का ट्रैवलर था, तो उसने अपनी भाषा में भरूच सिटी को बरग्यागा के नाम से बोला है। अब आगे देखिए इसकी क्या कहानी है, क्या बोला गया है। गुजरात की सिटी है ये भरूच, ठीक है। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बरग्याजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। ये व्यक्ति बता रहा है कि जो यहाँ पर गल्फ है, एक खाड़ी है, ये काफ़ी पतली है, सकरी है, और यहाँ पर जहाज को लेके आना सी की तरफ से काफ़ी मुश्किल है। Ship had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. The imports into Bargyaza were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coin. उन्होंने बोला कि यहाँ पर इतनी नेविगेशन करना, शिप को चलाना इतना आसान नहीं है, इसलिए किंग ने कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रखा है जो काफ़ी स्किलफुल हैं, उनको एक्सपीरियंस है, वो फिशरमैन है और उनको पता है कि यहाँ से हमें शिप को कैसे निकालना है। अब यहाँ पर इंपोर्ट किस चीज़ का होता है, वाइन का होता है, कॉपर का होता है, टिन का होता है, लेड का होता है ना, और बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का भी होता है। एक्सपोर्ट किस किस चीज़ का होता है, देखो प्लांट्स, हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। आइवरी, एगेट, कैरनेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब दोनों चीज़ हो रही है, इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। कहाँ से? बरग्याजा से, बट अगर हम अपनी भाषा में बोले तो भरूच से। Special gifts were brought by merchants for the king. These include vessels of silver, singing boys, beautiful women, fine wines and fine cloth. और बहुत सारी चीज़ें भी जो व्यापारी होते हैं राजा को खुश करने, क्योंकि राजा के इलाके में आ रहे हैं और अगर व्यापार अच्छे से करना चाहते हैं तो उस इलाके के राजा को तो खुश रखना ही होगा, और खुश रखने के लिए राजा को गिफ्ट्स दिए जाते थे। गिफ्ट्स में दिए जाते थे गाना गाने वाले बॉयज, सुंदर सुंदर औरतें, वाइन दी जाती थी, कपड़े दिए जाते थे और चांदी से बने हुए बर्तन दिए जाते थे। नाउ कॉइन्स की बात आ गई है ऊपर, तो जरा कॉइन्स पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। You have noticed how wealth is measured in terms of coin in the story on page 82. Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coins which were in use for about 500 years were punched mark coins such as one shown below. तो आज भी हम कॉइन्स का तो यूज़ करते हैं, सिक्कों का, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इस ज़माने में जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट को कई प्रकार के कॉइन, सिक्के मिले हैं। उनमें से जो एक पंच मार्क कॉइन जो आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है, वो 500 साल पुराना है। ये पंच मार्क कॉइन होते क्या है? ये ज़्यादातर तो रेक्टेंगुलर के शेप के होते हैं, या कभी कभी स्क्वायर और राउंड भी होते हैं। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स।
इनको किसी मेटल शीट में से काटा जाता है। देखो इतने मतलब ये एक्यूरेट गोल्ड शेप का नहीं है, लग ही रहा है कि जैसे काटा गया है इनको, कोई परफेक्शन नहीं है। इन कॉइन्स को इंस्क्राइब नहीं किया जाता है, इन पे स्टैंप लगाई जाती है, सिंबल्स का यूज किया जाता है, डाइस का यूज किया जाता है और पंचेस का यूज किया जाता है। और पंचेस का यूज करने की वजह से इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता है। These coins are found over most parts of the subcontinent and remained in circulation till the early centuries. Common era. तो काफी समय तक हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में ये कॉइन्स बढ़ते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, जब तक दूसरे राजा ने अपने कॉइन्स नहीं चला दिए। अब देखो और क्या मीन्स तरीका हो सकता है एक्सचेंज करने का। तो हम एक शॉर्ट पोएम पढ़ते हैं संगम कलेक्शन से, ये वही संगम लिटरेचर की बात हो रही है। चलिए पोएम पढ़ते हैं। एज दे कैरी द वाइट पैडी फॉर देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, crossing the long roads in the carts through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchants leave the city empty. देखो ये क्या करते थे, as they carry the white paddy of their land, धान की बात करी जा रही है, धान लेते थे ये अपनी ज़मीन का और उसको एक्सचेंज किससे करते थे, सॉल्ट से करते थे। टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, दूसरे के सॉल्ट से अपने धान को एक्सचेंज कर रहे हैं, पैडी को एक्सचेंज करते हैं। और क्रॉस करते थे लंबी लंबी सड़कों को, क्योंकि कार्ट्स में भर के ले जाते थे सड़कों से ये। थ्रू सेंट्स वाइट एज मूनलाइट, तो कभी दिन होता था कभी रात होता था, लंबे चले जाते थे, अपनी पूरी फैमिली के साथ चले जाते थे, ठीक है। और द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी, और जब ये सॉल्ट मर्चेंट्स जाते थे तो ये सिटी को खाली छोड़ के जाते थे। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटीफुली अलोंग द सी कोस्ट, तो यहाँ पर देखो बात करी जा रही है सॉल्ट की, कि सॉल्ट से भी एक्सचेंज होता था। और ये जो हमारी सी कोस्ट है यहाँ पर सॉल्ट काफ़ी भारी मात्रा में पैदा किया जाता था। सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस, अब सिटीज़ के पास और भी तरह तरह के फंक्शंस होते थे। क्या फंक्शंस होते थे एक सिटी के पास? वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। लेट अस लुक एन एग्जाम्पल ऑफ मथुरा, मैप 7 पेज 105। तो हम अब देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल मथुरा का। आज भी आप मथुरा के बारे में तो इजीली जानते ही हो, सबने सुना है। मथुरा किसके लिए फेमस है? मथुरा फेमस है लॉर्ड कृष्णा के लिए। लॉर्ड कृष्णा की जन्मभूमि है, यहाँ पर लॉर्ड श्री कृष्ण ने जन्म लिया था मथुरा के अंदर। एंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है 29 अगस्त और कल हम बनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और आज हम मथुरा के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो, मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 years. It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade. देखिए कम से कम मथुरा ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रहा है 2500 साल पहले से ही, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्रॉस रोड पे मौजूद था। मथुरा की जो सिटी है, जहाँ पर से अगर कोई नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है या नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, उसे मथुरा होते हुए आना होता था। तो जो भी व्यापारी होता था, ट्रैवल करता था या फिर यात्री, तो वो मथुरा होके आता था। इसलिए हमारा जो मथुरा है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट माना जाता था। मथुरा की जो सिटी है उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किया गया था, ठीक है। और बहुत सारे हमें यहाँ पर श्रिंस देखने मिलते हैं, मंदिर देखने मिलते हैं। और आज भी मथुरा फेमस है अपने मंदिरों के लिए। मथुरा के पास ही वृंदावन है और वो तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक भूमि है, बहुत ज़्यादा मंदिर है, लगभग 5000 से भी ज़्यादा मंदिर है। Farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city. मथुरा के जो आसपास के जो एरियाज थे जहाँ पर किसान रहते थे, हर्डर्स रहते थे, वो खाना देते थे। मथुरा सिटी में रहने वाले लोगों को खाना प्रोवाइड करते थे। और मथुरा किस लिए भी इम्पोर्टेंट था? स्कल्पचर के लिए। वहाँ पर बहुत अच्छी कारीगरी होती थी स्कल्पचर को लेके। Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of Kushans, about whom you will be reading in Chapter 9.
Mathura was also religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of Krishna, as I told you before. तो देखो मथुरा काफी इम्पोर्टेंट है। करीब 2000 साल पहले मथुरा को राजधानी बनाया गया था कुषाण डायनेस्टी की, जिसको मैं आपको चैप्टर 9 में बताऊंगी। कुषाण एक वंश है और उसकी राजधानी, दूसरी राजधानी मथुरा बनी थी। मथुरा में रिलीजियस सेंटर्स हैं, सिर्फ हिंदू के नहीं, बुद्धिस्ट की और जैन दोनों, बुद्धिस्ट और जैनों के भी वहां पर हमें मोनेस्ट्रीज श्रीन्स देखने को मिलते हैं। और तो और जैसा मैंने पहले बताया, श्री कृष्ण के लिए फेमस तो है ही। Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. मथुरा के अंदर बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं, पत्थरों पे और स्टैचूज पे। Generally, these are short inscriptions recording gifts paid by man to monasteries and shrines. These were made by king and queens, officers, merchants and craft person who lived in the city. ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें छोटी छोटी सी बातें लिखी हुई हैं, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन हैं, ज़्यादातर उस सिटी में रहने वाले लोगों द्वारा ये इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्क्रिप्शन है मथुरा का, मेंशन करता है वो गोल्ड स्मिथ को, ब्लैक स्मिथ को, बीवर को, बास्केट मेकर को, गार्लैंड मेकर्स को और परफ्यूमर्स को, इन सब के बारे में बताया गया है एक इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं मथुरा में। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब हम देखेंगे क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन को लेकर, क्या कारीगरी की जाती थी, कैसे कैसे कारीगर मौजूद थे उस जमाने में। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले हैं क्राफ्ट्स के बारे में। काफ़ी अच्छी पॉटरी की जाती थी उस टाइम पे, जिसको हम नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते थे, NVPW। इसको अपना नाम क्यों मिला है? क्योंकि ये हमें नदन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मिला है, इसलिए इसको नदन बोल दिया। इस पर ब्लैक कलर की पॉलिश होती थी, इसलिए इसको ब्लैक पॉलिश वेयर बोल दिया। Remember that the archaeologist evidence for many crafts may not have been survived. We know from texts that the manufacture of cloth was important. देखो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमको मिले हैं, काफ़ी सारे क्राफ्ट के वो अब सरवाइव नहीं कर पाए हैं। समय के साथ चीज़ें खराब हो जाती हैं, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं। हमें बहुत सारे ग्रंथों से पता पड़ता है कि जो क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती थी, और इसी के लिए काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट सेंटर्स होते थे क्लोथ के, जैसे बनारस था नॉर्थ में, साउथ में मदुराई था, और आदमी और औरत दोनों ही इन सेंटर्स में काम किया करते थे। बहुत सारे जो पर्सन्स थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, उन्होंने अपने अपने एसोसिएशंस बनाए थे जिनको श्रेनिस कहते हैं, श्रेनिस, ठीक है। दीज श्रेनिस ऑफ द क्राफ्ट्स पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट्स। तो ये जो व्यापारी लोग थे, इन्हें अपने जो श्रेनिस बनाए हुए थे, इनमें ये लोग बताते थे, ट्रेनिंग देते थे कैसे काम करना है, मार्केट पॉलिसीज एंड ऑल, रॉ मटेरियल के बारे में, कैसे हम जब एक प्रोडक्ट बन जाएगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चर्चा होती थी। Then Shreinish of merchant organized the trade. Shreinish also served as bank where the rich man and women deposited money. This was invested and a part of interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. ये जो श्रेन्स थे ये एक बैंक की तरह भी काम करते थे, जहाँ अमीर आदमी और औरत अपना पैसा जमा करते थे। वो जो भी इन्वेस्ट करते थे उससे जो रिटर्न आता था, इंटरेस्ट जो आता था ना, उसको धार्मिक कार्यों में यूज किया जाता था। फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, अब किसी को भी मतलब अगर बुनाई का काम करना है या जुलाहे जो काम करते हैं वो करना है, स्पिनिंग का, कपड़े बनाने का, तो क्या रूल्स थे? ये रूल्स ना अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। मैंने चैप्टर 7 में आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। ये अर्थशास्त्र एक किताब का नाम है जो कि चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य है, इन्होंने लिखी थी। और ये कौन थे? अशोका का नाम तो आपने सुना ही होगा। अशोका के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनको राजा बनाने वाले, उनको ज्ञान देने वाले उनके गुरु चाणक्य ने ये किताब अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसके अंदर हमें रूल्स मिलते हैं अबाउट स्पिनिंग एंड वीविंग, कि किस प्रकार के रूल्स होने चाहिए। जो विधवाएं औरतें होती थी और जो यंग वुमेन होती थी, छोटी औरतें होती थी कम एज की, है ना, अलग अलग प्रकार से इनको काम करवाया जाता था।
जो नन्स होती थी, मदर ऑफ कोर्ट्सियन होती थी, या रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स होती थी राजा के दरबार की, ये सब कैसे काम करती थी इनको ये बताया जाता था, ठीक है। और इनको वुल, बार, कॉटन, हैम्प और फ्लैक्स की प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता था। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। वो जितना अच्छा काम करती थी और जितना ज़्यादा काम करती थी इस हिसाब से उनको पैसे दिए जाते थे। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servant to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him. जिन औरतों को अपने घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी वो रॉ मटेरियल घर पे ही मंगा लेती थी और फिर सामान बना के बाहर भेज दिया करती थी। और जो वुमेन वर्कशॉप पे जा सकती थी वो खुद ही अपना सामान लेके आ जाती थी और फिर उसके बदले उनको कुछ वेजेस मिल जाते थे, कुछ तनख्वाह मिल जाती थी। There should be enough light to examine the work in case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work. He should be punished. अगर जो सुपरिटेंडेंट है जो देख रेख करता है औरतों की निगरानी करता है कि वो काम कैसे कर रही है, अगर वो काम के अलावा उनसे कोई भी बात करता था तो सुपरिटेंडेंट को पनिशमेंट भी मिलती थी। और अगर वुमेन अपना काम कंप्लीट नहीं करती थी तो उसको फाइन भी देना पड़ता था। तो ये सारे रूल्स हैं जो अर्थशास्त्र से हमें मिलते हैं। अब अगर अरिकामेडु इसके ऊपर एक क्लोजर लुक दें तो अरिकामेडु पुडुचेरी में है, ठीक है। पुडुचेरी जिसको आप पौंडीचेरी के नाम से भी जानते हैं आंध्र प्रदेश में के पास है। एंड इसके बारे में हम पढ़ेंगे पेज 88 पे। Between 2200 and 1900 years ago, Arikomedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distance. तो मतलब समुद्र के पास की एक सिटी मान लीजिए अरिकामेडु, यहाँ पर शिप्स आके रुकती थी और सामान को लोड कराने का और अनलोड कराने का यहाँ पर काम होता था। बहुत बड़ा सा ईंटों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, मतलब गोडाउन जिसको आप बोलते हैं वेयर हाउस, जहाँ पर चीज़ों को जमा किया जाता था। और क्या चीज़ें मिली हैं यहाँ से, हमें कुछ बर्तन मिले हैं जो मेडिटेरेनियन रीजन के हैं, मतलब इंडिया से बाहर के लाए हुए बर्तन हैं। और तो और हमें स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पोट्री भी मिली है जिसको हम अरेटाइन वेयर भी कहते हैं, मतलब अलग प्रकार के बर्तन मिले हैं यहाँ से। और ये इटली में पाए जाते हैं ऐसे बर्तन, तो हो सकता है उस ज़माने में इटली से भी व्यापार होता था तो इटली के सामान हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। ये कैसे बनाया जाता था, गीली मिट्टी को दबा दबा के स्टैम्प के मॉड्यूल में रख के इन बर्तनों को बनाया जाता था। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली थ्रू Roman designs were used. Roman lamps, glassware and gems have also been found at the site. इटली की जो कैपिटल वो रोम है और वहाँ के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। Small tanks have been found that were probably dyeing words used to dye clothes. हमें कुछ टंकियाँ भी मिली हैं जिसमें पक्का ऐसा लगता है जैसे डाइंग का काम किया जाता था, कपड़ों को रंगने का काम किया जाता था। There is plenty of evidence for making of beads and semi-precious stones and glass. यहाँ पर मोती और जो रूबी जैसे वो होते हैं ना, रूबी हो गया, पन्ना हो गया, महंगे महंगे पत्थर होते हैं, कांच होते हैं, उनका काम भी किया जाता था। ये देखिए तमिल and Brahmi inscription. Several pieces of pottery have inscription in Brahmi which was used to write Tamil. तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं तमिल ब्राह्मी लैंग्वेज के। और यहाँ एल्सवेयर में रोम के बारे में ही बताया जा रहा है हमें कि ये एक बहुत ही पुरानी सिटीज़ में से एक है यूरोप की एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम। मतलब ये जो यूरोप के अंदर रोम तभी बना जब हमारे यहाँ पर गंगा की घाटी बनी थी। रोम एक बहुत बड़ी एम्पायर की कैपिटल रही है जो यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में पूरे में फैली रही थी। और इनका जो एक इम्पॉर्टेंट शासक रहा है वो है ऑगस्टस, जिसने कम से कम 2000 साल पहले रूल किया था। एंड उसने रोम जो सिटी है उसमें ईंटों का काम किया, मार्बल का काम किया, सुंदर बना दिया शहर को। एंड उसने और उसके आगे आने वाले जो शासक रहे, उसके बेटे, उनके बेटे के बेटे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर और महल बनवाए। उन्होंने बहुत सारे एम्फी थिएटर्स भी बनाए।
ओपन अरेनास भी बनाए सराउंडेड बाय टियर्स ऑफ सीट, जैसे ऑडिटोरियम्स होते हैं आजकल उस टाइप के, आजू बाजू सीट्स होती हैं जहाँ पर सिटीजन्स वॉच कर सकते थे, हर टाइप का शो देख सकते थे। पब्लिक बाथ भी बनाए, मतलब ऐसे कुंड बनाए जैसे आज के टाइम में हम कुंड कहते हैं, जहाँ पर पब्लिक बाथ कर सकती है, नहा सकती हैं। और ऐसी जगह बनाई जहाँ पीपल आराम कर सकते हैं, मिल सकते हैं। चैनल्स बनाए, नहरें बनाई जिससे पानी की सप्लाई हो सके एंड पानी को सिटी के हर कोने में पहुंचाया जा सके, ऐसे साधन बनाए गए। ये सारे हमें आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे से ये सारे एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, प्रूफ मिले हैं। इन्होंने बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए, फाउंटेन्स बनवाए, बाथिंग एरियाज बनाए। तो ये सब उस जमाने में चल रहा था जब कुछ भी नहीं था। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, 2-2 हज़ार साल पुरानी चीज़ों के एविडेंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं।